माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष में अधिवक्ता रोहिणी दुबे अभियोजन की ओर से मामले को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। प्रकरण क्रमांक 04 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र रामदेवा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। अभियोजन पक्ष बनाम रामलाल बनाम भगवान सिंह, पिता रामलाल, उम्र 35 वर्ष, ग्राम रामदेवा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। अभियुक्त एवं अन्य में अभियुक्त कल्लू चंद्र प्रकाश, सिया शरण एवं शीला। अभियोजन की ओर से मामले का प्रस्तुतिकरण। श्रीमान जी ग्राम रामदेवा निवासी अभियुक्त भगवान सिंह, अभियुक्त कल्लू चंद्र प्रकाश, सिया शरण एवं शीला के द्वारा दिनांक 26/3/2024 को कमल किशोर के भाई राम कुमार की मारकर हत्या कर दी गई तथा साक्ष्यों को मिटाने एवं दंड से बचने के लिए मृतक की लाश को भी जला दिया गया। श्रीमान जी अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 एवं 238 के तहत आरोप दर्ज किया गया है, जो कि एक अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध है। अभियुक्त गण के द्वारा 20 वर्षीय नौजवान व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है। अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 26/3/2024 को एक सूचना कमल किशोर के द्वारा पुलिस को दी गई कि इसका छोटा भाई आयु लगभग 20 वर्ष अपनी मामी किशोरी के साथ रामदेवा में निवास करता था। सुबह लगभग 7 बजे चरण सिंह, जो कि उसका चचेरा भाई है, उससे पूछता है कि क्या रामकुमार आपके पास आया है, तो उसने कहा नहीं। तब कमल किशोर ने जोर देकर कहा कि रामदेवा चलना चाहिए। वह ग्राम रामदेवा आया। वहां उसे किशोरी अर्थात मामी के द्वारा यह बताया गया कि रामकुमार कहाँ है, इसकी कोई सूचना नहीं मिल रही है। किशोरी का कथन, उसने बताया कि रामकुमार को कल रात करीब 8 बजे भगवान सिंह का पुत्र अपने साथ बुलाकर ले गया था और उसके बाद वह वापस नहीं आया। इसके बाद वह सभी मिलकर चाचा बादाम सिंह, राम सिंह, लखन और रामदास को लेकर भगवान सिंह के घर पर गए, परंतु वहां पर कोई नहीं था तथा उसके घर के पास आग जल रही थी। भगवान सिंह के मकान की छत पर खून फैला हुआ था। इस कारण उन्हें संदेह हुआ। आग के ढेर में उन्होंने हड्डियां पाई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका भाई जल रहा है, क्योंकि मृतक को अभियुक्त का पुत्र बुलाकर ले गया था। मृतक आखिरी बार अभियुक्त के साथ था और फिर वह घर नहीं आया था, इसलिए संदेह हुआ था। इसलिए उन्होंने रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तहकीकात प्रारंभ की। अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि यह मामला हत्या का है, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा धारा 103, 238 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान नक्शा मौका भी तैयार किया गया। खून के धब्बे वाली सादा एवं गीली मिट्टी जब्त की गई। जली हुई हड्डियों के अवशेष व राख जब्त की गई तथा घटना स्थल से एक कैलकुलेटर एवं चूड़ी के टुकड़े भी प्राप्त किए गए। इसके पश्चात वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। अभियुक्त भगवान सिंह के खून के धब्बे वाला अंडरवेयर और बनियान जब्त किए गए। साक्ष्यों के कथन लेखबद्ध किए गए और अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात पुलिस द्वारा भगवान सिंह के विरुद्ध धारा 103 व 238 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत तथा अभियुक्त कल्लू चंद्र प्रकाश, सिया शरण एवं शीला के विरुद्ध धारा 238 सापठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया। कमल किशोर एवं वी.के. पाराशर द्वारा दिए गए साक्ष्य या कथन। इनके द्वारा यह कथन दिया गया कि भगवान सिंह के मकान के पास चिता से प्रदर्श P7 द्वारा जब्त किया गया था। जली हुई हड्डियों को FSL ग्वालियर सीरम विज्ञान रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। सीरम वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्रदर्श P17 वी.के. पाराशर अभियोजन साक्ष्य 11 द्वारा प्रमाणित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार हड्डियां मानव शरीर की प्रतीत होती हैं, जिन्हें उच्च ताप व हवा की प्रचुर मात्रा में जलाया गया है। डॉक्टर R.P. स्वानी अभियोजन साक्ष्य 14 वरिष्ठ फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने अपने कथन में यह राय दी है
कि हड्डियां मानव शरीर की हैं। हड्डियां एक ही व्यक्ति की हैं। व्यक्ति पुरुष वर्ग का है। आयु 20 से 25 वर्ष है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है क्योंकि हड्डियों पर कोई चोट का निशान नहीं है। रतिराम अभियोजन साक्ष्य 1 के द्वारा दिया गया साक्ष्य। रतिराम ने बताया कि वह कोमल सिंह के साथ सीतापुर से अपने घर आ रहा था। तभी उसे छैपुरी के निकट अभियुक्त भगवान सिंह मिला। उस समय दिन के 11-12 बजे थे। अभियुक्त भगवान सिंह ने उन्हें बताया कि उसने राम कुमार जाटव को मार दिया है तथा उसने यह भी बताया कि राम कुमार जाटव उसके घर में परेशानी खड़ी करता था, इसलिए मैंने उसको मार दिया है। रतिराम ने प्रति परीक्षण में यह मानने से इनकार कर दिया कि पुलिस को ऐसा उसने बताया था कि अभियुक्त ने उसे बताया है कि राम कुमार के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, जबकि श्रीमान जी ऐसा पहले रतिराम ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी के राम कुमार के साथ अवैध संबंध थे, लेकिन जब प्रति परीक्षण किया गया तो उसने यह मानने से इनकार कर दिया और अवैध संबंध थे तथा उसने दोनों को सहमत अवस्था में देखा था, इस कारण उसको मार दिया। किशोरी का कथन। किशोरी द्वारा यह कथन किया गया है कि रामकुमार उसके साथ रहता था। भगवान सिंह उसके घर आया और फसल काटने के लिए कहकर मृतक रामकुमार को अपने साथ ले गया। उसके पश्चात वह लौटकर नहीं आया। मुकेश किशोरी राम सिंह का कथन। मुकेश किशोरी एवं राम सिंह के कथन कि भगवान सिंह के घर के पास आग अर्थात चिता जल रही थी, जिसमें एक मृत शरीर भी जल रहा था। मौका प्रदर्श हुई के पारासर की उपस्थिति में तैयार किया गया और यह सिद्ध किया गया कि चिता भगवान सिंह के घर के बिल्कुल पास है तथा चिता का पंचनामा तैयार किया गया। राम सिंह का कथन कि जब वह सुबह नित्य क्रिया शौच के लिए जा रहा था तो अभियुक्त भगवान सिंह को उसने जहां आग जल रही थी वहां देखा था। जब वह सुबह 5:30 बजे के लगभग वापस लौटा तो भगवान सिंह वहां नहीं था। के अस्थाना द्वारा घटना स्थल निरीक्षण किया गया और उसमें निम्नलिखित चीजें पाई गई। इनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और रिपोर्ट जो कि प्रदर्श P12 है पेश की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित स्थिति एवं वस्तुओं को घटना स्थल पर पाया गया है। भगवान सिंह की छत पर खून का तालाब मिलना अर्थात काफी खून फैला हुआ था। एक पत्थर की पटिया के 3 टुकड़े जिस पर खून के दाग थे, जिससे स्पष्ट होता है कि घर की छत पर लड़ाई हुई थी तथा जो एक ही पटिया के थे और थे जो कि टूटे हुए थे, जो उसकी छत पर पाए गए थे। पलंग के पांव के दो टूटे हुए टुकड़े थे जिन पर खून के दाग थे। छत की बाउंड्री वॉल पर खून के धब्बे पाए गए थे जो कि नीचे की तरफ जाते हैं। छत की बाउंड्री वॉल अर्थात जो छत पर हद की दीवार बनाई जाती है उस पर खून लगा हुआ था, जिससे स्पष्ट होता है कि यहीं से मृतक को नीचे फेंका गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृत शरीर को ऊपर से फेंका गया था। नीचे ग्राउंड पर भी खून था जहां मृतक को फेंका गया था, उस नीचे स्थान पर भी खून था, जिससे वह स्थान प्रकट होता है जहां शव गिरा था तथा फिर मृत शरीर को खींचने के खून के निशान जो चिता तक जाते थे। चिता से मिला कड़ा एवं बेल्ट जिसकी शिनाख्त रिश्तेदारों के द्वारा की गई तथा बीके पारासर के द्वारा एक खून लगी बनियान एवं अंडरवेयर भगवान सिंह के कब्जे से भी प्राप्त की गई, जिस पर FSL रिपोर्ट के अनुसार खून था। माननीय न्यायालय अभियुक्त के द्वारा पहले राम कुमार अर्थात मृतक को अपने घर से लेकर जाना, फिर मृतक का ना मिलना, अभियुक्त भगवान सिंह का घर पर न होना, भगवान सिंह के घर के पास सुबह 5:30 बजे के समय आग का जलना, भगवान सिंह का आपके पास उपस्थित होना, उसके पश्चात फरार या अपने घर से भाग जाना, भगवान सिंह के घर से खून मिलना, छत से खून मिलना, डॉक्टर के अस्थाना की मेडिकल रिपोर्ट, रतिराम का कथन, कुमारी का कथन, गांव में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का न होना और सुबह चिता का जलना अर्थात शव का जलना, भगवान सिंह के कपड़ों से मिला रक्त इत्यादि घर पर ध्यान देने से यह साफ
प्रकट होता है कि अभियुक्त भगवान सिंह एवं कल्लू चंद्र प्रकाश सिया शरण एवं शीला के द्वारा एक 20-22 वर्ष के नौजवान की हत्या कर दी गई, जो कि एक आजमानकीय एवं संज्ञेय अपराध है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि न्याय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को हत्या के अपराध के लिए मृत्यु एवं आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाए तथा मृतक को न्याय प्रदान किया जाए तथा साक्ष्य मिटाने एवं हत्या को छिपाने के संबंध में धारा 238 के अंतर्गत दंड दिया जाए। इस संबंध में मैं एक न्याय निर्णय प्रस्तुत करना चाहूंगी। 238 के संबंध में बैगू का नाम किंग एम्परर AIR 1975 IA 191 के मामले में हत्या के बारे में जानते बूझते शव को छिपाने के संबंध में न्यायालय के द्वारा 3 व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया गया है तथा 238 के तहत दंडित किया गया है। एक अन्य केस भी प्रस्तुत करना चाहूंगी। BL ट्रेशा बनाम केरल राज्य AIR 2001 SC 1171 के मामले में अभियुक्त के द्वारा साक्ष्यों को जानबूझकर मिटाने के संबंध में न्यायालय के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 238 के अधीन अपराध हेतु दोष सिद्ध ठहराया गया है। माननीय न्यायालय मैंने फाइल में मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई हुई है। एक अन्य केस भी है साक्ष्यों को मिटाने के संबंध में। रविशंकर उर्फ बाबा विश्वकर्मा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 2019 SC 5347। इस मामले में अभियुक्त ने साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया। इस कारण अभियुक्त को उच्चतम न्यायालय के द्वारा 238 के तहत अंतर्गत दोषी ठहराया गया है। एंड हत्या के मामले में भी कुछ न्याय निर्णय दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। गोपाल नियोगी बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 2017 SC 1344। इस मामले में अभियुक्त ने अवैध संबंधों के चलते अपनी पुत्री एवं पत्नी को मार डाला। अभियुक्त को परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या का दोषी ठहराया गया। एक अन्य केस भी है हवा सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य AIR 2009 SC 1146। इस मामले में आपसी रंजिश की वजह से बदला एवं सबक सिखाने के उद्देश्य से मृतक की हत्या कर दी गई। इसमें उच्च न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि दी गई। श्रीमान जी राम कुमार की हत्या भी भगवान सिंह के द्वारा आपसी रंजिश एवं जैसा कि उसने बताया कि उसने अवैध संबंध उन्हें आपसी सहमति में देख लिया था, जिस कारण से उसने उसको भगवान सिंह के द्वारा राम कुमार को मार डाला गया। यह भी एक आपसी रंजिश की वजह से किया गया था। माननीय न्यायालय, मैं गोविंद पाल बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में अपने मुवक्किल की ओर से अपना उद्घाटन वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। यह अभियोजन का मामला है कि दिनांक 26/3/2024 को मृतक राम कुमार की हत्या कर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया। अभियोजन द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त भगवान सिंह व अन्य सह आरोपियों ने इस अपराध को अंजाम दिया। हालांकि बचाव पक्ष यह सिद्ध करेगा कि अभियोजन की पूरी कहानी मात्र संदेह और परिकल्पना पर आधारित है। यह निर्विवाद तथ्य है कि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन ने केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोप स्थापित करने का प्रयास किया है, किंतु परिस्थितियों की कड़ियां आपस में नहीं रुकती हैं। पॉइंट नंबर 1, मृतक की पहचान पूर्ण रूप से स्थापित नहीं की गई है। जली हुई हड्डियों को मानव हड्डियों मानकर यह निष्कर्ष निकाला गया, लेकिन मृतक की असली पहचान प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 2, अभियुक्त को झूठा फंसाने की संभावना है। अभियोजन के साक्षी विश्वसनीय नहीं है और कई साक्ष्यों में विरोधाभास पाया गया है। पॉइंट नंबर 3, कोई ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य केवल अनुमानों पर आधारित है और ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जो यह साबित करने की भगवान सिंह या अन्य सह आरोपी इस अपराध में संलिप्त हों। पॉइंट नंबर 4, अभियुक्त गण का इस अपराध में कोई संबंध नहीं है। अभियुक्त के पक्ष में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा कि घटना के समय वे अन्य स्थान पर मौजूद थे। बचाव पक्ष के कुछ तर्क। पॉइंट नंबर 1, अभियोजन की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव। अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। मृतक के शरीर की कोई ठोस पहचान नहीं हुई है जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि जली हुई हड्डियां रामकुमार की ही थी। पॉइंट नंबर 2, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां पूर्ण नहीं होती। यह आवश्यक है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इतनी मजबूत हो कि अन्य संभावना की गुंजाइश न रहे। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कड़ियां अधूरी हैं और साक्ष्यों के आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पॉइंट नंबर 3, FSL रिपोर्ट के निष्कर्ष निर्णायक नहीं है। FSL रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक की मृत्यु किस कारण से हुई। रिपोर्ट में केवल यह कहा गया है कि हड्डियां किसी पुरुष की हैं, परंतु वे रामकुमार की हैं या नहीं यह प्रमाणित नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 5, गवाहों की विश्वसनीयता संदेहास्पद। अभियोजन पक्ष के गवाहों के कथन में विरोधाभास है। किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियुक्त भगवान सिंह को हत्या करते हुए नहीं देखा। पेज नंबर 5, केवल यह कह देना कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था हत्या को प्रमाणित नहीं करता। पॉइंट नंबर 6, बचाव पक्ष के अभियुक्त की गैर मौजूदगी सिद्धता। अभियुक्त कल्लू चंद्र प्रकाश यरा और शीला की ओर से यह पक्ष प्रस्तुत किया गया कि वे घटना के समय 100 किलोमीटर दूर विवाह समारोह में थे। अभियोजन ने इसे खंडित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पॉइंट नंबर 7, हत्या को कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं। अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका कि भगवान सिंह के पास रामकुमार की हत्या करने का कोई वैध उद्देश्य था। किसी भी प्रकार की पुरानी शत्रुता या विवाद को कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर 8, अपराध में झूठा फंसाने की संभावना। केवल खून लगे पड़े मिलना यह सिद्ध नहीं करता कि हत्या भगवान सिंह ने की है। पेज नंबर 6, यह कपड़े कब और कैसे खून से सने इस पर कोई निर्णायक साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन का पूरा मामला संदेहास्पद परिस्थितियों पर आधारित है जो अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके कुछ निष्कर्ष हैं। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपूर्ण है और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कुछ निर्णय दिए गए हैं। शारदा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1981 AIR 1167, 1981 SCR 381। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में संदेह पेज नंबर 7 से परे प्रमाण होना चाहिए। यदि परिस्थितियों की कड़ियां स्पष्ट रूप से अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराती हैं तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। एक दूसरा केस है सर, कालीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 AIR 2773, 1974 SCR 1 722। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की संलिप्तता को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाता तो अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। एक और केस सर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शिवाजी साहेब राव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र 1973 AIR 2622, 1973 SCR 3-1005। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि अभियुक्त की अपराधी है और इसके विरुद्ध अन्य कोई संभावित स्पष्टीकरण नहीं है। सर एक और केस पेश करना चाहता हूँ। चटगांव आर्मरी रेड केस 1933 ILR 61
CAL 615। इस मामले में कहा गया कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य में संदेह की गुंजाइश हो तो आरोपी को बरी करना न्याय संगत होगा। एक और पेश करना चाहता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्टेट ऑफ यूपी भी वर्सेस अशोक कुमार श्रीवास्तव। इस मामले में कहा गया कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामले में यदि कोई वैकल्पिक संभावना मौजूद हो तो अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यदि मृतक की पहचान नहीं हुई है तो अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सकता कि हत्या हुई है। यदि परिस्थिति जन्य साक्ष्य की कड़ियां पूरी तरह से नहीं जुड़ती तो अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि अभियोजन के गवाह विश्वसनीय नहीं है या साक्ष्य में विरोधाभास है तो अभियुक्त को लाभ मिल सकता है। बचाव पक्ष की ओर से जिरह का प्रारूप। पेज नंबर 9, साक्ष्य की विश्वसनीयता पर जिरह। क्या यह सत्य है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी गवाह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है? क्या किसी भी स्वतंत्र गवाह ने यह देखा कि मृतक को अभियुक्त भगवान सिंह के घर ले जाया गया था? क्या अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने प्रत्यक्ष रूप से यह देखा कि भगवान सिंह ने मृतक की हत्या की है? क्या अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान आपस में विरोधाभासी नहीं है? पॉइंट नंबर 2, परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर जिरह। क्या यह सत्य है कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है? पेज नंबर 10, क्या यह संभव नहीं है कि जली हुई हड्डियां किसी और व्यक्ति की भी हो सकती हैं? क्या यह सही है कि मृतक का शरीर पूरी तरह जल चुका है और उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकी थी? क्या यह सत्य नहीं है कि अभियोजन यह प्रमाणित नहीं कर सका कि जली हुई हड्डियां मृतक राम कुमार की ही हैं? पॉइंट नंबर 3, अभियुक्त के पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्यों पर जिरह। क्या यह सत्य है कि अभियुक्त कल्लू चंद्र प्रकाश सियाराम एवं शीला घटना के दिन किसी अन्य स्थान पर उपस्थित थे और इसका प्रमाण प्रस्तुत किया गया है? क्या अभियोजन ने इस तथ्य को पूर्ण रूप से खारिज करने के लिए कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किया है? पेज नंबर 11, क्या अभियुक्त भगवान सिंह ने स्वयं किसी प्रकार की स्वीकारोक्ति की है? क्या अभियोजन पक्ष इस तथ्य को प्रमाणित कर पाया है कि अभियुक्त द्वारा हत्या की गई थी और यह केवल एक संदेह था? पॉइंट नंबर 4, FSL रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर जिरह। क्या यह सत्य है कि FSL रिपोर्ट में केवल यह कहा गया कि हड्डियां किसी मानव की हैं, लेकिन यह साबित नहीं किया गया कि वे राम कुमार की ही हैं? क्या यह सत्य है कि अभियोजन द्वारा मृत्यु का सटीक कारण नहीं बताया जा सका है? क्या अभियोजन यह प्रमाणित कर पाया है कि अभियुक्त के अंडरवियर पर पाया गया खून मृतक का ही है? पेज नंबर 12, पॉइंट नंबर 5, अभियोजन की कमजोरियों को उजागर करना। क्या यह सही है कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि मृत्यु को कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद था? क्या यह सत्य है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूर्णतः परिस्थिति जन्य है और इससे स्पष्टता की कमी है? क्या अभियोजन यह प्रमाणित कर सका कि हत्या का कोई ठोस मकसद था? निष्कर्ष, बचाव पक्ष यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न केवल अपूर्ण और परिस्थितिजन्य है बल्कि उनमें कई विरोधाभास भी है। मृतक की पहचान निश्चित रूप से नहीं की गई है और अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाना चाहिए। यह बचाव पक्ष की ओर से किए जाने वाले जिरह का प्रारूप है जो अभियोजन की कमजोरियों को उजागर करना चाहता है। क्या आप इसमें माननीय न्यायालय आपसे निवेदन है कि इस मामले को न्याय संगत दृष्टि से देखें और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की निष्पक्षता जांच करें। बचाव पक्ष यह सिद्ध करेगा कि अभियोजन अपने आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है और इसलिए अभियुक्त को इस आरोप से मुक्त किया जाना चाहिए। श्रीमान जी, मेरे साथी अधिवक्ता के द्वारा कहा गया है कि किसी ने राम कुमार की हत्या करते हुए नहीं देखा।
संपूर्ण मामला श्रीमान जी परिस्थिति जन्य साक्ष्य के पर आधारित है और परिस्थिति जन्य साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे साक्ष्य जो सीधे विवादास्पद तथ्य को साबित नहीं करते बल्कि परिस्थितियों के द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादक तथ्य सही है, तो उन्हें परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहा जाता है। इस मामले में मैं एक न्याय निर्णय भी है प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2013 SC 1474 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है, बशर्ते कि परिस्थितियां सुस्थापित हों और परिकल्पनाओं पर आधारित न हों, वे निष्कर्षात्मक प्रकृति की हों एवं वे सभी संभावित प्रकल्पनाओं को अपवर्जित करने वाली हो तथा साक्ष्य की क्रमबद्धता हो। तो राम सिंह ने पहले ही यह मौखिक कथन दिया है कि जब वह सुबह नित्य क्रिया सोच के लिए जा रहा था तो अभियुक्त भगवान सिंह को उसने जहां आग जल रही थी वहां देखा गया था, लेकिन जब वह लौटकर सुबह 5:30 बजे के लगभग वापस लौटा तो भगवान सिंह वहां नहीं था, अर्थात चिता के पास भगवान सिंह खड़ा हुआ था। दूसरी बात, चिता से जो साक्ष्य मिले और चिता से मिला एक कड़ा एवं बेल्ट मिला जिसकी शिनाख्त उसके रिश्तेदारों ने की कि यह राम कुमार का ही बेल्ट एवं कड़ा है। एवं एक अन्य साक्ष्य श्रीमान जी डॉक्टर RP सोनी के द्वारा जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हड्डियां मानव शरीर की हैं एवं हड्डियां एक ही व्यक्ति की हैं और वह पुरुष वर्ग का है। आयु लगभग 20 से 25 वर्ष है और मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। श्रीमान जी रामदेवा एक छोटा सा ग्राम है और गांव में सामान्यतः यह होता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार में शामिल होते हैं, जबकि एक छोटे से गांव में अगर सुबह सुबह किसी को जलाया जा रहा है तो उसमें कोई भी शामिल नहीं है। इसका मतलब यही है कि और गांव से दूसरी बात किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं हुई है और ना ही कोई गांव से गायब है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो आग जल रही थी उसमें एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति राम कुमार ही था। और मेरे साथी अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया है कि वह घटना स्थल से 100 किलोमीटर दूर एक शादी में थे, जबकि इस मामले में इनके द्वारा ना तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और ना ही कोई गवाह है। और एक और जब पुलिस के द्वारा अन्वेषण किया गया तो भगवान सिंह के जो कपड़े थे उन एक अंडरवेयर और बनियान भी प्राप्त हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था, जिसके विषय में भगवान सिंह से पूछा गया और उन्होंने इस विषय में कोई जवाब नहीं दिया कि वह खून कैसे आया। और भगवान सिंह के घर की छत पर घर की छत पर भी खून था, जोड़े के टुकड़े थे और जो पटिया था पत्थर का वो भी टूटा हुआ था और जो उसकी बाउंड्री वॉल की छत पर बनाई गई थी उस पर भी खून लगा था। वहां से शव को नीचे फेंका गया, फिर घसीट कर चिता के पास ले जाया गया। यह सब हुआ और सबसे बड़ी बात की वो जहाँ चिता जल रही थी वहां भगवान सिंह उपस्थित था और इसका परिस्थिति जन्य साक्षी के तौर पर राम सिंह के द्वारा यह स्वीकार किया गया है।